आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम की बात है। ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा जरा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फ़ोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त रमन का कॉल है। रमन और मैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रमन मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से रमन बोला, और कैसा है तू? सब बढ़िया? इस पर मैंने कहा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर रमन बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है। बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा। रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊँगा। चूंकि रमन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही रमन ने शुक्रिया बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते रमन को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रमन का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल रमन तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतज़ार करने लगा ताकि रमन की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। रमन की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर रमन का काम करने से मना कर दिया। लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर रमन भी मेरे काफ़ी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 8:45 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां रमन काम करता था। चूंकि मेरे घर से वो मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वो मुर्दा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वो चादर ठंड से बचने के लिए था। लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं रमन पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थी वो ना सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वो मैली सी चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वो मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो पाया कि रमन का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया तो सामने से रमन ने कहा, सुन, तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहाँ मुर्दा घर के बाहर सिगरेट मत पीना। अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने रमन से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगाने जा ही रहा था।
पर यहाँ सिगरेट क्यों नहीं पीना है? इस पर रमन बोला, वहाँ वो सब छोड़, तू बस इतना जान ले कि वहाँ सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर रमन ने फोन कट कर दिया। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रमन मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वहां से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज्यादा थी ही, पर अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूँ। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और जमीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि ओस की वजह से सारी टहनियां भींगी हुई थी, इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दाघर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज तो मैंने रमन का काम कर दिया, मगर कल से मैं नहीं करूँगा और किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज आई, आग बुझाओ जल्दी, हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, मगर पीछे मुर्दाघर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज किसने दी होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दाघर के दोनों बगल झांकने लगा। कहीं कोई है तो नहीं, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहाँ आसपास उस मुर्दाघर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में ये आदमी कहाँ से आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ पर आंख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है। इस पर मैंने कहा, तकलीफ? पर आपको क्या तकलीफ होती है और आप रहते कहाँ हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, ये मुर्दाघर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वो आदमी मुर्दाघर की तरफ जाने लगा और मुर्दाघर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दाघर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दाघर के अंदर चला गया। मगर ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला।
बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र रमन से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहां सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू आग जलाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दाघर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। सुनसान सड़क, रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल और उसी रास्ते पर चल रही मेरी टैक्सी हवा से बातें कर रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ते पर कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ जंगल और पतली रोड ही दिखाई पड़ रही थी। मैं पिछले 14 सालों से टैक्सी चलाने का काम कर रहा था, मगर उस रात उस रास्ते पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। खैर, बिना किसी रुकावट के एक ही धुन में मैं टैक्सी चलाए जा रहा था। इसी बीच मैंने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मोबाइल से नज़र हटाकर मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं एकदम से हड़बड़ा गया, क्योंकि रोड के बीचों बीच मेरी टैक्सी से कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से ब्रेक मार दिया, जिससे मेरी टैक्सी घसीटती हुई बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुक गई। उस आदमी के हाथ में एक थैला था। उस आदमी के हाव भाव से वो कुछ परेशान लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो खुद चलकर मेरे पास आया और बोला, भाई साहब, आप जरा मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने बोला, ठीक है, मगर अचानक गाड़ी के सामने आना ठीक नहीं है, अगर आपको लग जाती तो। मुझे लगा बेचारे को लिफ्ट दे देना चाहिए, यहाँ कहाँ भटकेगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को लिफ्ट दे दिया और वापस से आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के चेहरे से परेशानी अभी भी झलक रही थी, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हैं और इस रास्ते पर कहाँ जा रहे थे? इस पर उस आदमी ने एक अजीब सा जवाब दिया, बस यूं ही, कहीं नहीं। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उस आदमी ने कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। इस पर मैंने टैक्सी रोकते हुए अगल बगल देखा, मगर आसपास मुझे घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। आसपास कुछ ना पाकर मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ कहाँ उतरिएगा, यहाँ तो जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, अब मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी टैक्सी से नीचे उतरा और जंगलों की तरफ चलता बना, जिसके बाद मैंने भी ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए टैक्सी को आगे बढ़ा लिया। रास्ता अभी भी पूरी तरह से जंगल और खामोशी के गिरफ्त में था। अभी तक एक भी गाड़ी को ना देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, इस रास्ते पर कुछ ज़्यादा ही खामोशी नहीं है? लगता है इतनी रात गई इस रास्ते पर कोई गाड़ी आती जाती नहीं है। अभी मैंने मन ही मन में ये कहा ही था कि तभी सामने सड़क के बीचों बीच मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इतना बूढ़ा आदमी इतनी रात गए इस जंगली रास्ते पर क्या कर रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसे अचानक रोता देख मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर इस बुजुर्ग आदमी को हुआ तो हुआ क्या। उस बुजुर्ग आदमी को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी टैक्सी रोककर उस बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बुजुर्ग आदमी मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय बस रोए जा रहा था। उस बुजुर्ग आदमी की हर एक सिसकारी मेरे कानों में चुभ रही थी।
लिहाजा मैं टैक्सी से नीचे उतरा और उस बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ आपको? यहाँ से रो क्यों रहे हैं? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ बोले बगैर अपना रोना बंद कर दिया। मैंने दोबारा पूछा, क्या बात है चाचा, मुझे बताइए तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरे इतना बोलते ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। ये देखकर अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी तब से रो रहे उस बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं समझ गया कि वो बुजुर्ग आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं हिम्मत जुटाकर वहां से टैक्सी की ओर भागने लगा। टैक्सी के पास पहुंचकर मैं सीधे टैक्सी के अंदर गया और टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, इस कदर कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे लगा कि अब खतरा टल चुका है, मगर मैं गलत था। थोड़ा आगे जाते ही मुझे टैक्सी के पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई किसी चीज़ को टैक्सी के बॉडी में पटक रहा हो, जिससे मैं और भी ज़्यादा डर गया कि भला चलती टैक्सी में ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी टैक्सी के साथ साथ हवा में उड़ते हुए टैक्सी के साथ साथ चलने लगा। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे ये भी पता नहीं था कि अब मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं, कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक मंदिर दिखा। तो उस मंदिर को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई, जिसके बाद मैंने टैक्सी को ठीक उस मंदिर के पास रोका और टैक्सी से उतरकर भागता हुआ उस मंदिर में चला गया और पूरी रात मंदिर में ही गुजारी। मेरे मंदिर में जाते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।